हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th लेसन एनर्जी रिसोर्सेस। ओके, लेकिन ये स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हो और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइड में लिखा हुआ रेड में लिखा हुआ सब्सक्राइब के ऊपर टैप करो, ऑल के ऊपर टैप करो, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और अनसब्सक्राइब फिर से नहीं करना, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, अपना काम होने के बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज वी आर ऑल्सो स्पेंडिंग टाइम फॉर यू। हम लोग अपना टाइम आपके लिए देते हैं, तो आप लोगों को भी हमें थोड़ा सपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे ये लेसन। तो इसमें दिया हुआ है एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लोगों को पता है, अगर हम एज अ ह्यूमन 1 या 2 दिन तक हमने कुछ खाया नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में जो भी स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगा, अपना बॉडी जो है वीक हो जाएगा। ये सब क्यों होता है? बिकॉज जो हमारे बॉडी का एनर्जी लेवल है वो पूरा डाउन हो गया है, एनर्जी पूरी लो हो गई है, तो हमारे बॉडी में कोई भी ताकत नहीं रहती है, स्ट्रेंथ नहीं रहता है। ठीक है, तो एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है ये हम इस लेसन में देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं ना, तो वो फटाफट मैं आप लोगों को रीड करके दिखाती हूँ और बाद में इसके बारे में बताऊंगी। और सारे क्वेश्चन आंसर हमको पूरे करने हैं, तो आप लोग पूरे लास्ट तक बने रहो और देखो। लेसन में मैंने एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं। चलो, फिगर 1 में क्या दिया है, ये फिगर 1। अभी मैं फिगर नहीं बोलूंगी, मैं डायरेक्ट रीड करूंगी। यहाँ पर स्टडिंग इन द लाइट ऑफ अ लैंटर्न, लैंटर्न के लाइट में गर्ल इज स्टडिंग हियर। यूज ऑफ मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल यहाँ पर यूज हो रहा है। अ पिन व्हील विनोइंग, पिन व्हील देखो यहाँ पे घूम रहा है और विनोइंग कर रहा है ये गेहूं का। फिर उसके बाद नीचे पिक्चर दिया है यूजिंग नेचुरल गैस एज फ्यूल, तो यहाँ पर फ्यूल के लिए नेचुरल गैस यूज हो रहा है, देखो एलपीजी। देन उसके आगे दिया है कुकिंग ऑन अ स्टोव, स्टोव के ऊपर कुकिंग हो रहा है। गैस स्टोव जो होता है वो अलग है, जो भी चीज हम जलाते हैं जहां पर उसे स्टोव कहते हैं। रोस्टिंग ऑन अ कोल बर्नर, तो ये कोल बर्नर के ऊपर रोस्ट कर रहा है। आप भुट्टा खाते हो ना, तो आपने देखा होगा ये सब। कुकिंग ऑन अ केरोसिन स्टोव, तो ये स्टोव कौन सा है, केरोसिन का है, इसमें केरोसिन भरा जाता है, जो ब्लू कलर का आजकल मिलता है राशन के दुकान में। रिमूविंग बेक्ड आइटम्स फ्रॉम एन ओवन, तो ओवन से ये बेक्ड वाले आइटम्स जो भी बनाए हुए हैं वो निकाल रहा है। कुकिंग ऑन अ गैस स्टोव, तो ये कहाँ पर कुक हो रहा है, गैस स्टोव। ये गैस स्टोव है, ये केरोसिन स्टोव है, दिस इज जस्ट अ स्टोव। ठीक है, यूजिंग दिस एनर्जी रिसोर्सेज वी कैन अंडरटेक द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ पावर जनरेशन। कौन कौन से है वो, हाइडल पावर, थर्मल पावर, एटॉमिक पावर, जियोथर्मल पावर एक्सेट्रा। In thermal power stations, it is necessary to burn the energy resources directly to generate electricity. तो इससे क्या बनता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बनती है। काइनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट पावर और इलेक्ट्रिसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसे भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, वो थोड़ा मैं रीड कर लेती हूँ, थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन मैनी वेज सच एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, बायोटिक अबायोटिक, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, सब्सटेंस बेस्ड एंड प्रोसेस बेस्ड एक्सेट्रा। तो ये 1, 2, 3, 4 टाइप दिए हैं यहाँ पर। लेट अस कंसिडर द लास्ट क्लासिफिकेशन। द फॉलोइंग टेबल्स शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज थ्रू देयर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर दिया है सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज और यहाँ पर दिया है प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज। तो यहाँ पर सब्सटेंस क्या दिए हुए हैं, वुड है, कोल है, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, वेस्ट मैटर, एटॉम्स, ये सब सब्सटेंसेस है, चीजें हैं। और यहाँ पर क्या दिया है, द सन, विंड,
ये एनर्जी रिसोर्सेस क्या है, ये प्रोसेस है, ये डायरेक्ट आते हैं और ये चीजें हमें दिखती है। टाइड्स एंड हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। सब्सटेंसेस डू नॉट लास्ट परपेट्यूडली, यहाँ पर दिया है ये हमेशा के लिए नहीं रहती है और ये हमेशा के लिए रहती है। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होती है। नेचुरल प्रोसेस जो है आर परपेट्यूटल। ओके, ये हमेशा के लिए है, ये नेवर एंडिंग है, ये खत्म नहीं होती है। सब्सटेंसेस गेट यूज्ड अप, ये यूज हो जाती है, खत्म होती है। और ये ऑलवेज अवेलेबल, ये यूज होने के बाद खत्म हो गई लेकिन ये हमेशा रहेगी। हवा जो है हमेशा रहेगी, सन जो है वो हमेशा रहेगा, पानी हमेशा रहेगा, समुद्र में आने वाले जो टाइड्स है, लहरें है, वो हमेशा रहेगी, गर्मी जो है हमेशा रहेगी। लेकिन वुड जो है वो जलने के बाद खत्म हो गया, कोल भी खत्म हो गया, पेट्रोल मिनरल सब खत्म हो गए। तो जैसे गैस हमारे घर पे आता है बाटला, खत्म हो गया तो खत्म, मतलब वो उसको हमको फिर से रिफिल करना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें जो है नेचुरल, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद रीयूज इज नॉट पॉसिबल, फिर से उसे हम यूज नहीं कर सकते। एक बार लकड़ी जल गई तो जल गई, फिर से उसी को हम बना सकते हैं? रियूजेबल है? नहीं है। अवेलेबिलिटी इज अनलिमिटेड, ये क्या है, बहुत अनलिमिटेड है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को उसके बारे में डिफरेंसेस बताए गए हैं। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद हम देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है। सब्सटेंस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज। वुड, अभी वुड के बारे में दिया हुआ है। वुड इन विलेज, वुड इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर कुकिंग ऑन अर्थन स्टोव। तो यहाँ पर मिट्टी का जो स्टोव है उसके ऊपर लकड़ी डालकर खाना बनाया जाता है, जिसे हम चूल्हा कहते हैं। क्या कहते हैं? चूल्हा कहते हैं। तो चूल्हे के ऊपर हम खाना बनाते हैं गाँव में। फिर उसके बाद कोल्स। Long ago, the plant and mineral remains got buried due to earth movement. They were then decomposed due to pressures and heat, leaving behind the elements carbon. तो कौन सा एलिमेंट रह जाता है? कार्बन। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया दैट इज हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड, और इसी की वजह से कोल बन गया है। जो लकड़ियां अंदर दब गई थी, बरीड हो गई थी, वही क्या बन गई है डिकम्पोज होने के बाद? कार्बन, मतलब कोल बन गई है। कोल इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी। तो अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग कोल को यूज किया जाता है। लो क्वालिटी कोल इज यूज फॉर कुकिंग एंड कोक एंड हाई क्वालिटी कोल इज यूज इन इंडस्ट्रीज। आप लोगों ने देखा है जब ट्रेन चलाते हैं, पहले वाले जूने जमाने के ट्रेन, उसमें भी कोल मतलब कोयला डाला जाता था, तो वो भी यूज होता था पहले ट्रेन के लिए। एज ऑल्सो इन थर्मल पावर स्टेशन, और थर्मल पावर स्टेशन में भी यूज होता है। फिर यहाँ पर दिया है नेचुरल गैस एंड मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। Like coal, these were also produced due to Earth's movement. तो अर्थ का जो मूवमेंट हुआ था वो उसके वजह से ये मिनरल सब यहाँ पे बन गए हैं। एंड द मिनरल ऑयल इज फाउंड अंडर लैंड सरफेस एंड ऑल्सो बिलो द ओशन फ्लोर। यहाँ पर आप देख रहे हो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जाकर फिर वहां से जो डीप अर्थ है, यहाँ नीचे का जो अर्थ है, जमीन है, उसके अंदर खोद के उसके अंदर से फिर मिनरल निकाला जाता है, मतलब जो ऑयल है वो निकाले जाते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस, बट यहाँ पर भी काम करने वाले लेबर्स होते हैं, वो लोग बेचारे अपने जान की परवाह किए बिना अंदर जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द मिनरल्स ऑयल वेल, तो उसे हम ऑयल वेल कहते हैं। रिजर्व of natural gas are also found. The mineral oil reserves are limited in nature. लेकिन ये क्या है? लिमिटेड है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो गैस है, ये है ऑयल है, डीजल, पेट्रोल, इसे हमें संभाल के यूज करना होता है। However, this oil is great demand. ये बहुत डिमांड में है क्योंकि आजकल सबके पास गाड़ियाँ होती है। Hence, its cost is very high. इसका रेट भी ज्यादा हो गया है, बड़ा है, ज्यादा है, हाई है। इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, इसको
ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है किसे? मिनरल ऑयल को। मिनरल ऑयल को क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड। बिकॉज इट हैज अ ब्लैकिश कलर एंड इट इज कॉस्टली। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज अ ब्लैकिश कलर एंड वेरी कॉस्टली, महंगा है। These energy resources are used in thermal power generation. Study the distributions of the mineral oil and coal fields in India as shown in the figure 9.14. तो ये 9.14 में आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स दिया है, ये वाला जो साइन है ये है मिनरल ऑयल फील्ड है, और यहाँ पर क्या है? ये है गोदावरी रिवर बेसिन दिया है जो है इसी कलर में, और कोल फील्ड के लिए ऐसा साइन दिया गया है। तो कोल फील्ड पहले देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। देखो यहाँ दिया गया है, हाँ, उमरसर। फिर उसके बाद यहाँ पर भी दिया हुआ है, फिर यहाँ दिया है। देखो यहाँ पे कितने सारे हैं। तो ये जो साइड है यहाँ पर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सब नेम्स अगर आप लोगों को लिखने के लिए दिया गया है तो ये सारे नेम्स जो साइन के साथ में नेम दिया है ना, हर एक नेम को आपको लिखना है। उसके बाद ये साइन कहाँ पर दी है? मिनरल ऑयल फील्ड की यहाँ पर है। देखो मुंबई हाइव के यहाँ पर, ओके, मतलब मुंबई में मिनरल ऑयल फील्ड है। आप अगर जाओगे ना गेटवे ऑफ इंडिया के इधर तो वहां पर आपको दूर समुद्र में दिखाई देगा, ओके। उसके बाद बायोगैस। बायोगैस मतलब क्या होता है? द बायोगैस कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द बायोटिक वेस्ट मिनरल्स सच एज द फीसिस ऑफ एनिमल, जो एनिमल्स का फीसिस है जिसे संडास कहते हैं, एंड डेड लीव्स। डेड लीव्स जो होते हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, शेल्स है, इससे। दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक नीड्स सच एज कुकिंग, हीटिंग वाटर, लाइटिंग लैम्प एक्सेट्रा। तो ये सब चीजों के लिए ये गैस का, बायोगैस का यूज होता है, इस्तेमाल होता है। Some farmers have raised biogas plant in their own yards to cater to their domestic needs. तो कुछ फार्म्स क्या करते हैं? फार्मर्स अपने पीछे, अपने जो कोर्ट यार्ड होते हैं, उनके यार्ड्स होते हैं, पीछे की जो आंगन होते हैं, आंगन जिसे कहते हैं, वहां पर वो क्या करते हैं? ये ऐसे प्लांट्स लगाते हैं। इसे बायो प्लांट कहते हैं, बायोगैस प्लांट। इसमें बायोगैस रेडी होता है। एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मिनरल। तो यहाँ पर वेस्ट मिनरल का एनर्जी दिया हुआ है। द वेस्ट इज जनरेटेड डेली ऑन द लार्ज स्केल इन अ बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मतलब जहाँ पर बहुत ही अलग अलग जगह से लोग आते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो ऐसे सिटी को कहते हैं। तो वेस्ट डिस्पोजल इज अ मेजर प्रॉब्लम इन सच प्लेसेस। और ऐसी जगह में मतलब जगह कम है, लोग ज़्यादा है, और जितने लोग रहेंगे उतना वेस्ट निकलेगा, उतना कचरा ज़्यादा निकलेगा, और फिर उसे डिकम्पोज करने का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। मुंबई जैसे शहर में भी ऐसे प्रॉब्लम बहुत फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? ओके, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी क्या है? द स्प्लिटिंग ऑन द एटम्स ऑफ मिनरल्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम कैन बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। तो कौन कौन से है? यूरेनियम एंड थोरियम, ये यूज होते हैं पावर जनरेशन के लिए। इन दिस प्रोसेस यूजिंग वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स एनर्जी कैन बी जनरेटेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। तो थोड़ा मिनरल यूज करके बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर यहाँ पर मिनरल्स हमको मिलते हैं, ठीक है। देन ओनली अ फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड लाइक इंडिया, यूएसए, रशिया, फ्रांस, जापान यूज्ड एटॉमिक एनर्जी। तो ये अंडरलाइन करके रखो। तो इंडिया भी आ गया इसमें एटॉमिक एनर्जी यूज करने में। एन एटॉमिक पावर जनरेशन प्लांट, ये देखो यहाँ पर दिखाया है। नाउ प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज। सो व्हाट इज गिवन? हाइडल पावर। फिर उसके बाद दिया है विंड पावर एनर्जी। जो हाइडल पावर है, द हाइडल पावर इज द पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर। तो पानी के ऊपर जो एनर्जी मिलती है उसे कहेंगे हाइडल पावर, ओके। हाइडल पावर डज नॉट कॉज एनी
डिग्रेडेशंस ऑफ द एनवायरमेंट, तो ये एनवायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं करती है। ऑल्सो द वाटर यूज्ड इन जनरेटिंग पावर कैन स्टिल बी यूज्ड अगेन, और जो पानी यूज होता है वो फिर से हम यूज कर सकते हैं। मतलब देखो कोई भी हमें यहाँ पे साइड इफेक्ट्स नहीं है। भाखरा नांगल इन पंजाब एंड कोयना इन महाराष्ट्र आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, तो कोयना में, महाराष्ट्र के कोयना में और पंजाब में भाखरा नांगल, वहां पर हाइडल पावर प्लांट है। ठीक है, ओके। देन विंड एनर्जी क्या होती है? द मैन हैज बीन यूजिंग दिस रिसोर्सेज सिंस हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। फॉर एग्जाम्पल इन सेल बोट्स, तो सेल बोट आपने देखा हुआ है, बोट कैसे आगे जाता है, जब उसको हवा उसे ढकेलती है तभी वो आगे जाएगा। बट नाउ डेज द विंड एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर पावर जनरेशन, और पावर, आपने पावर प्लांट देखे हुए हैं ऐसे गांव साइड में बहुत होते हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे हैं। फॉर पावर जनरेशन अ विंड स्पीड ऑफ 40 to 50 किलोमीटर पर हॉर इज रिक्वायर्ड, जितनी गाड़ी फास्ट चलाते हैं ना मोटरसाइकिल, उतना फास्ट हवा चलना चाहिए, तब वो विंड एनर्जी यूज होती है। ड्यू टू दिस विंड स्पीड द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल्स टर्न, और ये ऑटोमेटिकली हवा से टर्न होने लगते हैं। एंड जनरेटिंग काइनेटिक एनर्जी, और वो जब टर्न होते हैं ना तो वो क्या कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली पूरा काइनेटिक एनर्जी अंदर बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस काइनेटिक एनर्जी इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाता है। इसीलिए गांव में इलेक्ट्रिसिटी अगर चाहिए अच्छे से तो वहां पर क्या करते हैं, पावर प्लांट लगाते हैं विंड एनर्जी के। दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज एंड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी में जो भी पानी लगता है वो पानी के पंप से खींचने के लिए, घर के यूज के लिए, डोमेस्टिक मतलब घर का यूज करने के लिए, अलग अलग घर में लाइट लगती है ना उसके लिए, और इंडस्ट्रीज के लिए। इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एक्सेट्रा विंड मिल्स हैव बीन इरेक्टेड एट मैनी प्लेसेस, तो बहुत सारे जगह के ऊपर इन्हें खड़ा किया गया है। ठीक है, अभी सोलर एनर्जी क्या होती है, जो समुद्र के सन से मिलती है, सनलाइट से, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, सो वी हैव सीन दैट द इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी इज the maximum in the torrid zone. In a country like India, which is in the torrid zone, there is a lot of scope for using this energy. अभी हम इंडिया जो है वो टॉरिड जोन में है, जो राउंड सर्कल है उसके मिडल में नहीं है, इक्वेटर के ऊपर नहीं है, तो ऊपर है थोड़ा, इसके लिए यहाँ पर हमें सनलाइट अच्छे से मिलती है और हम अपने यहाँ पर सोलर एनर्जी प्लांट यूज कर सकते हैं। There is a solar power plant at साकरी in धुले। कोई धुले में रहता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। Devices like the cookers, lamps, heaters, vehicles can be run on a solar power. सोलर पावर के ऊपर ये सब चलते हैं। And the generation of the solar power depends on a intensity of sun rays and duration ऑफ सनशाइन। ओके, तो यहाँ पर आप देखो ये सोलर कुकर जो है ये सनलाइट के ऊपर चलता है और इसके अंदर खाना भी बनता है। ठीक है, ओके, नाउ चलो नेक्स्ट देखेंगे टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी समुद्र के पानी की वजह से हमें मिलती है। द सी वेव्स एंड टाइड्स आर मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर दैट गो ऑन कंटिन्यूसली। आपने देखा है ना, समुद्र की लहरें आते रहती है, पीछे जाएगा पानी फिर आगे आता है। अ टेक्नोलॉजी हैज नाउ बीन डेवलप्ड टू जनरेट पावर विद द हेल्प ऑफ द स्पीड एंड फोर्स ऑफ वेव्स। हियर टू इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी में पहले कन्वर्ट होता है, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। दिस एनर्जी इज पॉल्यूशन फ्री एंड एवर लास्टिंग। ये कभी भी खत्म नहीं होगी और ये पॉल्यूशन भी नहीं करती है। कितना अच्छा है ना। फिर
It can be used on a large scale in peninsular countries like India. Peninsular country मतलब क्या है? इंडिया के नीचे के पार्ट में तीनों साइड में क्या है? यहाँ पर आप देखोगे तो समुंदर है, तो यहाँ पे पूरा हम यूज कर सकते हैं. इफेक्ट्स आर ऑन द स्टार्ट विच प्रोजेक्ट इन इंडिया. द एफर्ट्स क्या हो गया? अभी स्टार्ट हो गया है इंडिया में ये सब. ओके अभी लास्ट पॉइंट दिया हुआ है जियोथर्मल एनर्जी. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैव ऑलवेज बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर मैन. दे कैन बी सीन एट द उनाबदेव, वज्रेश्वरी एंड मणिकरण. यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर ना पानी, जो जमीन से पानी निकलता है वो गर्म पानी रहता है. वज्रेश्वरी में अगर आप लोग मुंबई में रहते हो तो वज्रेश्वरी आप लोगों को पता होगा, वहां पर गर्म पानी के कुएं है. ठीक है, वो जमीन से जो पानी निकलता है वो डायरेक्टली कुएं का पानी गर्म रहता है. द टेम्परेचर इन द अर्थ इंटीरियर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस at the depth of every 32 meters. Man has now developed a process whereby this underground heat can be utilized to generate power. So all the above energy resources are abiotic. तो ये सब कैसे अबायोटिक है? तो दो टाइप होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक. तो दे आर अबायोटिक. दे कॉज मिनिमम पॉल्यूशन. इससे पॉल्यूशन जो है वो मिनिमम होता है, कम से कम होता है. एंड दे आर ऑल्सो नोन एज इन, इसे रीड करना है, इन एग्जिस्टेबल एनर्जी रिसोर्सेज. इन एग्जिस्टेबल मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाले ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज ये है. ठीक है, जियोथर्मल पावर जनरेशन सेंटर यहाँ पर दिखाया गया है. ठीक है, ओके चलिए अभी हम इसके ना क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें फर्स्ट दिया है व्हाट रिसोर्सेज विल हैव टू बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग वर्क. तो कौन सा यहाँ पर हम यूज करेंगे? तो देखिए, रोहन वांट्स टू फ्लाई अ काइट. तो इसके लिए आपको लिखना है विंड, हवा रहनी चाहिए ना, विंड. फिर द पीपल इन एन आदिवासी हैमलेट्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड. तो इसके लिए उनके पास क्या रहना चाहिए? वुड रहना चाहिए, ताकि वो लोग बोन फायर करे और उसे जलाकर, लकड़ी को जलाकर उससे थोड़ी सी हीट ले सके. कुकिंग ऑन अ पिकनिक. अगर पिकनिक में कुकिंग करना है तो क्या लगेगा? वुड लगेगा, लकड़ियाँ लगेगी, या तो फिर आपके पास कोल रहना चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद सलमा वॉन्ट्स टू आयरन हर क्लोथ्स. अगर कपड़े को उसको इस्त्री करना है, आयरन करना है, तो क्या लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी. या तो फिर पहले रहता था ना जूने टाइप का इस्त्री, जिसमें कोल, जहां पर कोयला जलाकर डाला हुआ रहता था, वो इलेक्ट्रिसिटी, नहीं तो कोल. स्टार्टिंग अ रेलवे इंजिन. रेलवे इंजिन जो स्टार्ट की थी उसके लिए क्या लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी और कोल. तो यही सेम लिखना है. देन हीटिंग वाटर फॉर अ बाथ. अगर नहाने के लिए पानी गर्म करना है तो क्या लगेगा? वुड है, बायोगैस है. ठीक है, तो यहाँ पे वुड एंड बायोगैस लिखिए. उसके बाद आफ्टर सनसेट मेकिंग लाइट अवेलेबल इनसाइड द हाउस. सनसेट के बाद घर में लाइट रहनी चाहिए, उजाला रहना चाहिए. इसके लिए फिर हम क्या करेंगे? तो हम कौन सा यूज करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं. और फिर अगर पहले के ज़माने में आप देखोगे तो केरोसिन के लैंप रहते थे, तो केरोसिन रहेगा, केरोसिन रहेगा और दूसरा रहेगा इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ओके. तो चलिए अभी नेक्स्ट देखेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. विच एनर्जी रिसोर्सेज डज मैन यूज द मोस्ट. सबसे ज्यादा मैन कौन सा एनर्जी रिसोर्स यूज करता है? वाई? The man use coal the most. It is because the coal is comparatively easily available. ये आसानी से मिल जाता है and in a greater quantity. ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आसानी से मिल जाता है, इसीलिए कोल का यूज होता है. Why are energy resources needed? तो ये एनर्जी रिसोर्सेज क्यों लगते हैं? The energy resources are needed to satisfy the needs of man.
तो मैन के जो नीड्स है उसे पूरा करने के लिए। देन एनर्जी रिसोर्सेज आर नीडेड फॉर हीटिंग वाटर, पानी गर्म करने के लिए लगता है, फॉर कुकिंग फूड, फॉर ड्राइविंग व्हीकल्स, फॉर रनिंग मशीन्स एक्सेट्रा। देन व्हाई डू वी नीड टू यूज एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेज, तो ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज क्यों यूज करने हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। जैसे आप लोगों को मालूम है अभी थर्माकोल वगैरह था, गणपति डेकोरेशन के लिए यूज करते थे, वो सब बैन करवा दिया है, बंद करवा दिया है, बिकॉज उसके वजह से जो एनवायरमेंट है वो हार्म हो जाता है, उसको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसके लिए एनवायरमेंट मतलब क्या है, अपना सराउंडिंग जो हमारे आजू बाजू में है, ग्रीनरी है, झाड़ है, सब इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए बिकॉज थर्माकोल जो है वो इसे डिस्पोजल नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, तो उसको जलाना पड़ता है, और उसको जलाने के बाद उसके अंदर से जो धूर निकलता है वो बहुत ही पॉइजनियस है। ठीक है, इसके लिए फिर वो बैन किया है। द यूज ऑफ, अभी मैं आंसर बोल रही हूँ, द यूज ऑफ बायोफ्यूल लीड्स टू पॉल्यूशन, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन अपसेट्स द बैलेंस ऑफ नेचर एंड इट्स डाइवर्सली इफेक्ट्स ऑल ह्यूमन थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, और सब ऑल लिविंग थिंग्स जो है ना, इंसान के साथ में बाकी के जो भी एनिमल्स है सबको वो हार्म करता है। एंड देयरफॉर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर वी नीड टू यूज एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर्स देखिए मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर भी दिए हुए हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस यूजिंग द पॉइंट्स इन द ब्रैकेट। चलिए अभी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो ये भी मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दे दिया है। ओके, तो ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है, और कुछ एक्स्ट्रा आंसर्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ, तो उसका भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में कोई भी आप लोगों को परेशानी ना हो। डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है उसे भी अच्छे से लर्न करना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और कोई भी और लेसन आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ, ताकि वो लेसन्स भी आप लोगों के लिए मैं प्रिपेयर करूंगी। और मैथ्स के वीडियो जरूर देखिए। बाय बाय।